लो बच्चों, देखिए आज हम लोग एक्सरसाइज 4.3 जो प्रश्नावली आपकी एक्सरसाइज 4.3 है, इसके शेष प्रश्न को हल करेंगे। जैसे कि हम लोग इसका पहला दूसरा प्रश्न हम लोगों ने हल कर लिया है, तो आज इस कक्षा में हम लोग प्रश्न 3 से शुरुआत करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 3 क्या है इस प्रश्नावली का? देखिए इसमें लिखा गया है, जो निर्देश है प्रश्न संख्या 3 का वह है कि निम्नलिखित समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें कुछ समीकरण दिए गए हैं और उसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। तो आइए प्रश्न नोट कर लेते हैं और देखते हैं इसका हल क्या होगा। तीसरा प्रश्न आप ध्यान दीजिए, जो हमें समीकरण दिया गया है तीसरे का पहला, दो खंडों में प्रश्न संख्या 3 बटा हुआ है। पहला इसका खंड जो है x - 1/x दिया गया है बराबर 3, और कह रहा है x का मान 0 नहीं हो सकता। यहाँ पर x का मान 0 नहीं हो सकता, आपको ऐसे दिया गया है। तो आइए देखिए इसको हम हल करते हैं। तो यही हमारे पास समीकरण है, x - 1/x बराबर 3, ये आपका समीकरण है और इसे हल करना है। तो देखें, सबसे पहले जब ऐसे समीकरण होते हैं तो उन्हें सरल समीकरण में बदलेंगे। ये देखिए अपान में x लिखा गया है बटे के रूप में, दूसरे पद का जो x है वह बटे के रूप में है। तो इसे हम सबसे पहले क्या करेंगे, सरल करके इसे व्यापक रूप में, अर्थात ax², ये जो समीकरण दिया गया है ax² प्लस bx प्लस c के रूप में पहले हम बदलेंगे। ये व्यापक रूप में समीकरण को बदलाव करेंगे और जब हमारा समीकरण ऐसे बदल जाएगा तब उसे हम हल करेंगे। तो इस रूप में, व्यापक रूप में बदलने के लिए इस समीकरण को हमें करना क्या होगा, तो हम आपको बताते हैं, आप बड़े सरलता से सीखें, इजी ढंग से देखें क्या है। जब कभी भी, आपको याद रखना है बच्चों, जब कभी भी बटे में केवल और केवल एक पद मिले तो उसे हमें खत्म करने के लिए करना क्या होगा कि वह ना रहे, इसके लिए हमें गुणा करनी होगी। तो जो भी पद होगा उसी का गुणा करना है। तो आप बच्चों ध्यान दीजिए कि जो बटे के रूप में हमें पद दिख रहा है वह क्या है, x है, केवल x घाते 1 है। तो हम इसको हटाने के लिए इसी पद का गुणा कर देते हैं। तो हम यहाँ पे बात डाल देते हैं कि समीकरण में x का गुणा करने पर बच्चों आपको सीखना है कि ये x का ही गुणा क्यों किया जा रहा है। मैंने पहले बताया कि x का ही गुणा क्यों किया जा रहा है, आपको सीखना है। तो मैंने बताया जब कभी भी समीकरण में के बटे के रूप में, अर्थात अपान में केवल किसी एक पद की उत्पत्ति हो या दिखाई दे तो उसी पद का गुणा करा दीजिए, वह पद खत्म हो जाएगा। तो आइए गुणा कर देते हैं। तो यहाँ जब x का गुणा होगा पहले पद में तो x² बनेगा, समझ गया। अब देखें माइनस दूसरे पद में जब यहाँ x का गुणा होगा तो क्या होगा, x बटे x बन जाएगा, तो कट करके 1 आ जाएगा केवल यहाँ। इसी को खत्म करने के लिए तो हम x का गुणा कर रहे हैं। आप करके देख लीजिए, अगर 1 बटे x में जब आप x का गुणा करते हैं तो x से x कैंसिल जाएगा, तो यहाँ 1 बचा, तो ये 1 आ गया बराबर, और यह 3 है समीकरण के दाहिनी ओर, और जब 3 में x का गुणा होगा तो 3x बन जाएगा। समझ में आया? अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, दाहिने पक्ष में जो पद है इसका पक्षांतर करके बाईं ओर करेंगे, तो x² और ये प्लस का 3x जब दाहिनी ओर से बाईं ओर आएगा तो माइनस का 3x और ये -1 बराबर 0। तो इस तरीके से हमें समीकरण, ये सरल समीकरण प्राप्त हो गया। जो हमारा समीकरण इस रूप का था, x - 1/x बराबर 3, तो उसे हमने कैसे बदल लिया, इसका परिवर्तन हो गया, x² - 3x - 1 बराबर 0। और कैसे हुआ ये हमने आपको समझाया, समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये समीकरण हमें प्राप्त है और इसका मूल ज्ञात करना है। तो इसके मूल, अब तो ये पिछले प्रश्नों के जैसे होंगे। समीकरण के मूल ज्ञात करने के 3 तरीके आप लोग पढ़ चुके हैं। तो तीनों तरीकों में से कोई भी, चाहे गुणनखंड का तरीका लगाएं
या तो फिर द्विघाती सूत्र या पूर्ण वर्ग का तरीका लगाएं, जो भी आपको सही लगता है वह लगाएं। तो यहाँ पर गुणनखंड नहीं हो सकता, तो पहला तरीका खत्म। तो हम पूर्ण वर्ग पे जा सकते हैं या द्विघाती सूत्र पर। तो इस प्रश्न को हम द्विघाती सूत्र से हल करते हैं। तो इसके लिए अब समीकरण जो हमारा प्राप्त है उसके लिए ए क्या होगा, ए बराबर आपको कल हमने बताया था पिछली कक्षा में। तो यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ जो गुणांक है आप यहाँ देख लीजिए, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है वही ए होता है, जो एक्स का गुणांक होता है वह बी होता है और अंतिम अचर पद सी होता है। तो यहाँ से आप देखें तो यहाँ एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक है, तो एक लिख लिया हमने। एक्स का गुणांक एक है तो एक ले लिया। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक एक है तो ए बराबर एक आया। अब यहाँ एक्स जो है दूसरा पद, इसका गुणांक बी होगा, तो बी बराबर बच्चों आपका -3 तथा सी आपका जो है वह -1 आ जाता है। समझ में आया आपको? तो इस तरीके से ए बी सी हमने प्राप्त कर लिया। अब हम क्या लिखेंगे, द्विघाती सूत्र से। तो द्विघाती सूत्र एक्स चर वाले समीकरण का द्विघाती सूत्र क्या होता है, एक्स बराबर माइनस का बी प्लस माइनस रूट के अंदर बी स्क्वायर -4ac बटे के 2a। आप समझेंगे इसको, ये क्या है, द्विघाती सूत्र है। इसका अध्ययन हमने पिछली कक्षा में किया था, आज वही फिर से लागू हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ जो द्विघाती सूत्र में जहां भी ए बी सी है वहां पर ए बी सी का मान लाके रख देंगे। तो x बराबर यहाँ माइनस को माइनस लिख लिया, बी की जगह क्या रखेंगे, -3। बी हमारा -3 है तो इस बी की जगह -3 हमने रख दिया। प्लस माइनस का साइन हम ऐसे ही करेंगे, रूट बना लिया। अब फिर से रूट के अंदर आप देखें पहला पद बी स्क्वायर है तो बी की जगह हम क्या रखेंगे, -3 का वर्ग। अब इसके बाद आपका क्या है, -4 है तो -4 हमने ऐसे लिख लिया। अब ए और सी 4 के साथ गुणे में है तो गुणे ए की जगह हम क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, क्योंकि ए बराबर 1 है तो ए की जगह हम 1 रख ले रहे हैं। फिर गुणे सी की जगह क्या रखेंगे, -1, तो -1 को ऐसे लिख लेते हैं, बटे 2 गुणे ए, तो 2 गुणे ए की जगह हमारा क्या है, 1 है, तो फिर से हम 1 को लिख लेते हैं। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब इसकी गणना करनी है, इसे सरल करना है, हल करना है। तो आगे देखें, यक्ष बराबर माइनस का माइनस से गुणा प्लस हो जाता है और 3 हमने लिख लिया, प्लस चाहे लिखें अथवा ना लिखें। अब यहाँ प्लस माइनस रूट में -3 का स्क्वायर 9, -3 का स्क्वायर प्लस 9 हो जाएगा, माइनस का वर्ग प्लस और 3 का वर्ग 9, तो इसलिए +9। तो प्लस को हम लिखें अथवा ना लिखें। अब यहाँ पर देखें माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, यहाँ देखें माइनस प्लस का गुणा माइनस और फिर माइनस में गुणा होगा प्लस, तो 4 एकम 4 बटे 2 एकम 2। तो इस तरीके से हमारा पद अगला प्राप्त हुआ। तो अगले पद में हम क्या करेंगे, अब यक्ष बराबर आपका ये +3 है, यक्ष बराबर +3 है तो +3 हमने रख लिया और प्लस माइनस रूट में आप देखें यहाँ 2 पद है, 9 और 4 का जोड़ हो रहा है, तो 9 4 13 और बटे के 2। अब देखें ये जो पद हमें प्राप्त हुआ, यहाँ पे रूट में 13 है, तो 13 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अर्थात इसका स्क्वायर रूट वर्गमूल संभव नहीं होगा, तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। लेकिन यहाँ देखें 2 चिन्हों के साथ ये पद प्राप्त हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एक बार धन चिन्ह लेंगे और एक बार ऋण चिन्ह। तो हम यहाँ लिख देते हैं धन चिन्ह लेने पर। बच्चों आप ध्यान देंगे, धन चिन्ह लेने पर, तो धन चिन्ह लेते हैं तो यक्ष बराबर 3 प्लस रूट में 13 बटे के 2। अब इससे ज्यादा ये हल हो नहीं सकता, तो हम बस यही आपका यक्ष का एक मान हो गया। और तथा ऋण चिन्ह लेने पर
हमें क्या प्राप्त होता है, यक्ष बराबर, अब की बार देखें यहां से ऋण छोड़ देंगे, सॉरी धन छोड़ देंगे, तो ऋण केवल लेना है, तो 3 माइनस रूट में 13 बटे 2। तो ये आपके यक्ष के 2 वैल्यू प्राप्त हो गए और यही आपके मूल होंगे। तो अतः हम लिख देंगे, अतः समीकरण, द्विघात समीकरण या समीकरण के 2 मूल, अतः समीकरण के 2 मूल क्या प्राप्त हुआ है बच्चों आपको, पहला तो ये प्राप्त हुआ है यक्ष का मान और दूसरा ये प्राप्त हुआ है। तो दोनों को हम लिख देंगे कि समीकरण के 2 मूल, एक तो 3 प्लस रूट 13 बटे 2 तथा दूसरा आपको मिला है 3 माइनस रूट 13 बटे 2 है। ये आपका आंसर। समझ में आया आपको कैसे करना है। तो जब समीकरण सरल पद में ना हो तो उसे आपको क्या करना है, सबसे पहले सरल पद में अर्थात व्यापक रूप में ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में बदलना है। और जब समीकरण बदल जाए उस रूप में, तो यहाँ देखें हमारा ये बदलाव था, और जब ऐसे बन जाएगा, जब व्यापक रूप में हो जाएगा समीकरण, तो आपको किसी भी विधि द्वारा समीकरण का हल या मूल ज्ञात कर लेना है। अब चाहे द्विघाती सूत्र से हो या गुणनखंड विधि का हो या तो फिर पूर्ण वर्ग बनाने की विधि हो, तो इस तरीके से आपका प्रश्न हल हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। इसका दूसरा वाला जो भाग है तीसरे का, वह भी एक समीकरण ही है, लेकिन वो सरल समीकरण नहीं है, उसे समीकरण सरल समीकरण में बदल के हल करना है। तो आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न और उसका हल क्या होता है उसको देखते हैं। तीसरे प्रश्न का दूसरा वाला जो भाग है वह है 1/x प्लस 4 फिर माइनस 1/x माइनस 7 बराबर 11/30। और यहाँ कह रहा है x का मान -4 और 7 नहीं हो सकता है। तो जब x का मान हम निकालें अर्थात यह जब समीकरण के मूल हमारे पास आए तो वह -4 और 7 के पदों में नहीं आना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी होना चाहिए। आइए देखते हैं बच्चों, ये देखें हमारा जो समीकरण हमें दिया गया है वह अपने व्यापक रूप में ना होकर के एक बटे की संख्या बटे के पद में दिया गया है। तो आप इन प्रश्नों का हल, अभी हमने बताया पिछले प्रश्न में कि जब बटे में किसी पद में एक ही पद हो तब उसी का गुणा कर लेते हैं, लेकिन इस प्रश्न को देखें कैसे हल करना है। तो इसके लिए हम जब बेटा अलग अलग गुणनखंड के रूप में बटे के पद हो तो हम क्या करेंगे, उन पदों का सबसे पहले एलसीएम। तो आप देखिए ये अपने सरल गुणनखंडों के रूप में है, इससे ज्यादा इन पदों का गुणनखंड हो नहीं सकता। ध्यान देना है बच्चों, यदि गुणनखंड हो सके तो उन्हें पहले गुणनखंड के रूप में हर को तोड़ना है। अगर गुणनखंड पहले से ही है, उससे ज्यादा गुणनखंड सरल नहीं हो सकता, तो हमें वैसे सीधे एलसीएम प्राप्त करना होगा। तो आइए देखते हैं ये बीजगणित में कैसे एलसीएम निकाला जाता है। तो बड़ा सरल सा तरीका है, आप जो भी गुणनखंड है बटे के रूप में उन्हीं का गुणा करा लीजिए। x प्लस 4 गुणे x माइनस 7, यही आपका इन दोनों पदों का एलसीएम हो गया। समझ में आया आपको कि मैंने बताया कि जब हर के रूप में जो पद दिए गए हैं वह अपने गुणनखंड के रूप में है, तो उससे ज्यादा गुणनखंड अगर उनका नहीं हो सकता है सरल रूप में, तो वही पद को गुणे के रूप में आप लिख लीजिए, वही एलसीएम हो गया। अब आपको समझ लेना है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देखें जो x प्लस 4 है, x माइनस 7 है, ये हमारा एलसीएम है गुणे के रूप में। तो अब इन एलसीएम में हम इनका भाग कराएंगे। पहले हर का भाग कराएंगे तो आप ध्यान दीजिए, जब x प्लस 4 का भाग इन दोनों में होगा तो कौन कैंसिल जाएगा, x प्लस 4 कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारे पास बचेगा क्या, x माइनस 7। तो अब इस x माइनस 7 का गुणा किसके साथ, 1 के साथ। ऊपर अंश 1 के साथ गुणा होगा, तो 1 का x में गुणा 1x
-1 का 7 में गुणा -7। अब आप यहाँ देखें x से जब हम ये कैंसिल करेंगे तो x -7 का जब हम विभाजन कराएंगे एलसीएम में तो x -7 कट जाएगा आपका। बचेगा क्या हमारे पास? हमारे पास x + 4 बचेगा। तो x + 4 बचा। अब इसी का गुणा ऊपर 1 के साथ करना है, लेकिन इसके पहले आप ध्यान दीजिए यहाँ माइनस है तो माइनस के साथ हम गुणा कराएंगे। तो जब माइनस का 1 x में गुणा हुआ तो -1x और -1 तक चला +4 में गुणा हुआ तो -4 बचेगा। बराबर ये 11/30 ऐसे लिख लेते हैं, आपको समझना है। आगे चलते हैं, ये +x और ये -x, ये +x -x क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। 1 + का x -x ये कैंसिल हुआ तो हमारे पास ऊपर -7 और -4 बचा। -7 और -4 इन दोनों का जब जोड़ करोगे तो क्या हो जाएगा? -11 हो जाएगा। बटे में इन दोनों पदों का गुणा कराइए, इन दोनों पदों का गुणा कराइए, दोनों कोष्टक के पदों का। तो गुणा आप जानते हैं बीजगणित में, x का x के साथ गुणा x स्क्वायर, x का -7 में गुणा -7x। अब इसका लेकर के इनको कराना है तो +4 का x में गुणा +4x और +4 का -7 में गुणा -28। ये गुणनफल हो गया आपका, इन दोनों पदों का गुणनफल ये आया बराबर 11/30। अब आप यहाँ देखें, यहाँ पर भी अंश में 11 है और यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष का भी अंश 11 है और दाहिने पक्ष का भी अंश 11 है। और जब कभी भी ऐसी स्थिति बने समीकरण के दोनों पक्षों में हर का मिलान हो, हर से कटें, अंश से कटें तो उन्हें कैंसिल करके सरल कर लिया जाता है। तो 11 से 11 कितनी बार कटेगा? 1 बार कटेगा। तो इस 11 से ये 11 कट गया तो काटा नहीं जाता, बस कर लिया जाता है। तो आप देखें यहाँ 11 से 11 एक बार कटा, आप काट दीजिए, 11 से 11 कट गया तो यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, यहाँ -1 हम ऊपर लिख देते हैं। बटे में ये x स्क्वायर, ये -7 + 4 क्या होगा? -3x। 4 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा? -3x और ये -28 हम लिख लेते हैं बराबर 1/30। 1/30 ये बना आपका। अब हम क्या करेंगे? यहाँ से बज गुणन करा लेंगे। क्या कराएंगे? बज गुणन। तो बज गुणन का तरीका क्या होता है? एक हर को लेकर एक अंश के साथ, दूसरे हर को लेकर दूसरे अंश के साथ गुणा करा लेते हैं। तो हम पहले इधर से कराते हैं, 1 का x स्क्वायर में गुणा x स्क्वायर, 1 का -3x में गुणा -3x, 1 का -28 में गुणा -28 बराबर ये 30 एकम 30 और माइनस का 30, ये माइनस भी लग जाएगा यहाँ पर। आपको समझ में आया? अब ये -30 क्या करेंगे? पक्षांतर करके दाहिनी ओर लाएंगे तो बाईं ओर लाएंगे तो x स्क्वायर ये -3x और ये -28 और जब ये -30 इधर पक्षांतर होके आएगा तो +30 बराबर 0। तो इस तरीके से हमें जो समीकरण प्राप्त हुआ x स्क्वायर -3x और ये -28 है +30, 30 में से 28 जाएगा तो क्या आएगा? 30 में से 28 जाएगा तो +2 बचेगा बराबर 0। तो ये देखिए हमारा समीकरण इस रूप में प्राप्त हो गया, व्यापक रूप में हो गया, हमें समीकरण मिल गया। अब आप यहाँ से इसे हल करना है। हल करने का हमने तरीका बताया, चाहे गुणनखंड तरीका लगाइए, चाहे तो फिर आप पूर्ण वर्ग विधि बनाने का तरीका लगाएं, अथवा आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग करें। तो हम इसे गुणनखंड के द्वारा कर देते हैं ताकि यहाँ गुणनखंड संभव है। 2 का खंड कीजिए, प्लस में 2 है, 2 का खंड कीजिए कि जोड़ने पर 3 आ जाए। मैं जब गुणनखंड विधि द्वारा समीकरण को हल करना बताया था तो वहीं पे गुणनखंड के करने के लिए भी हमने तरीका बताया था कि जब अंतिम अचर पद प्लस होता है, जब अंतिम अचर पद प्लस होता है तो उसका ऐसा खंड ढूंढा जाए जिससे कि बीच वाला पद जोड़ने से आ जाए। तो यहाँ जब प्लस होता है तो ये जोड़ कर लाना है खंड से, और यहाँ जब माइनस होता है तो ये घटा कर लाना होता है। तो आपको बच्चों ये सीख लेना है और समझ के रखना है। तो यहाँ 2 का खंड ऐसा करें कि जोड़ने पर 3 आ जाए तो 2 एकम 2 और 2 एक 3। तो बड़े आराम से हम इसको क्या कर पाएंगे? x स्क्वायर और ये जो 2 -3x है इसको हमने क्या किया? 2 एकम 2 किया था और 2 एक 3 किया था, 2 में 1 जोड़ने पर 3 आया था। हमको -3x चाहिए। -3 ये कब आएगा? जब ये भी माइनस और ये माइनस होके जुड़ेगा तब -3 आएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ x लगा ले, -3x हो जाएगा। तो अर्थात -3x को हम किस में तोड़ेंगे? -2x और -1x में। तो ये जो -3x है इसको हम -2x -1x में तोड़ दिए, +2 को ऐसे लिख लिया बराबर 0। अब आप खंड कराइए,
तो यहाँ पहले दो पद से कॉमन क्या जाएगा, उभयनिष्ठ पद क्या दिख रहा है, यक्स दिख रहा है ना, तो यक्स दिख रहा है तो यक्स कॉमन करा लीजिए, तो यहाँ से यक्स कॉमन हुआ, तो यहाँ से क्या बचा आपका, यक्स बच गया यक्स की एक घात, और ये -2 बचा। आप ध्यान दें, पहले दो पद से यक्स कॉमन जा रहा है तो यक्स हमने कॉमन कराया तो क्या बचा, यक्स -2। अब दूसरे दो पद से क्या कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। जब ऐसी स्थिति बने तो एक को उभयनिष्ठ माना जाता है, एक को कॉमन लिया जाता है, तो यहाँ -1 कॉमन कराएंगे तो ये यक्स जो माइनस का था वह प्लस बन गया, और ये जो +2 है वह -2 बन जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन जाएगा, तो यक्स -2 और यक्स -1 आपका ये कॉमन गया बराबर 0। तो इस तरीके से आपको दो खंड प्राप्त हो गए समीकरण में। तो इन दोनों खंडों की तुलना अब हम 0 के साथ कराएंगे, तो इसलिए जब यक्स -2 बराबर 0 तो यक्स बराबर आपको क्या मिलता है बच्चों, +2, तथा दूसरे खंड की तुलना कराइए, जब यक्स -1 बराबर 0 तो यक्स बराबर क्या मिल जाता है, +1। तो ये देखें यक्स के दो मान आ गए, और यही यक्स के मान ही समीकरण के मूल होते हैं। तो अतः हम लिख पाएंगे, अतः द्विघात समीकरण के दो मूल क्या है बच्चों, 2 और 1 है। ये आपके आंसर समझ में आया कैसे करना है। तो आप भी इसकी प्रैक्टिस करेंगे, लगा के रखें सवाल को, बिल्कुल आप जितनी बार अभ्यास करते हैं उतने में ये सरल होगा। बढ़िया से आप प्रैक्टिस करते रहें, समझ में आ गया आपको। चलिए नेक्स्ट करते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न संख्या 4 होगा। तीसरा तो हल हो गया, तीसरे में दो खंड थे, दोनों को समीकरण सरल रूप में नहीं था, उसे हमने सरल करके ही हल किया। तो आपको भी ये सीख के रखना है कि कैसे सरल किया गया है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो जो चौथा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है वह इबारती प्रश्न की शुरुआत हो जाती है। हमने इबारती प्रश्न पहले भी बता के रखा है कि ऐसे प्रश्न जो व्याख्यात्मक होते हैं, जिनके समीकरण नहीं होंगे लेकिन वह व्याख्या करके समीकरण दिए होंगे, तो उन व्याख्या को, उन बातों को, उन तथ्यों को समझना है हमें, और एक समीकरण प्राप्त कर लेना है प्रश्न से संबंधित, और उस समीकरण के हल से हम यहाँ जो भी बात वहां पूछी जाती है उसे हल कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 4। प्रश्न संख्या 4 देखें, यहाँ उम्र से संबंधित प्रश्न है। तो हमने उम्र पर पिछले प्रश्नावली में पढ़ा है कि उम्र के लिए कैसे माना जाता है। यहाँ देखें 3 वर्ष पूर्व, प्रश्न को हम पढ़ते हैं, आप भी समझिए हम भी समझते हैं। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु जो वर्षों में मापी गई है, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम जो है वो, और अब से 5 वर्ष पश्चात का जो आयु का व्युत्क्रम है उनका जो योग होता है वह 1/3 आ जाता है। तो बच्चों यहाँ ध्यान देने की बात है, एक उम्र पूर्व की है 3 वर्ष पूर्व की, और दूसरी उम्र 5 वर्ष बाद की है। तो हम कहाँ से पूर्व जाएंगे या कहाँ से पश्चात जाएंगे, बाद जाएंगे। तो हमें जो जाना होता है, प्रश्न में ध्यान देना, उम्र का प्रश्न कभी भी आपसे पूछे तो आपको ध्यान देना है, चाहे पूर्व की उम्र हो, पूर्व अर्थात पहले की उम्र जो निकाली जाती है, या पश्चात अर्थात बाद की जो उम्र होती है वह कहाँ से जाई जाती है, ये आपको ध्यान देना है। तो हम किसके पहले या किसके बाद, तो वह जवाब होगा वर्तमान के पहले, वर्तमान के पहले और वर्तमान के बाद की उम्र ध्यान देते हैं। तो यहाँ हमें जो हल करना है वो शुरुआत कहाँ से होगा, वर्तमान आयु से। जब हमें वर्तमान पता होगा तब हम उसी वर्तमान से जितना वर्ष पूर्व जाना होगा पहले उतने वर्ष जा सकते हैं, और इसी वर्तमान से हम बाद में भी जा सकते हैं। तो आप प्रश्न पे ध्यान देते हैं। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे कि माना रहमान की वर्तमान आयु, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर यक्स वर्ष, माना रहमान की वर्तमान आयु बराबर यक्स वर्ष। अब देखें बच्चों, आप ध्यान देना है, हमने रहमान की वर्तमान आयु यक्स वर्ष के पदों में ले लिया है, तो अब यहीं से 3 वर्ष पूर्व जाना है और 5 वर्ष पश्चात जाना है। तो बच्चों आपको ध्यान देना है,
पूर्व में एज क्या होती है। जैसे अभी आपकी एज मान लीजिए 15 ईयर 15 वर्ष है, किसी का भी एज आपकी हो या किसी और की, अभी वह 15 वर्ष का है, तो 3 वर्ष पहले कितने का था, तो आप बताओगे सर जी 15 माइनस 3, 15 में से 3 वर्ष कम कर दो तो 3 वर्ष पहले की उम्र पता चल जाता है। अब हमारे पास रहमान कितने का है, x वर्ष का है, तो x वर्ष में 3 वर्ष पहले कितना होगा, x माइनस 3। जैसे यहाँ 15 में से 3 कम कर देने पर 3 साल पहले 3 वर्ष पहले की उम्र पता हो गई। उसी प्रकार से यहाँ x वर्ष में अगर हम 3 वर्ष कम कर देते हैं तो हमारा 3 वर्ष पहले का एज आ जाता है। तो यहाँ हम क्या करेंगे, इसलिए 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु बराबर, अभी आपको ध्यान देना 3 वर्ष पूर्व जाना है तो क्या करना है, 3 वर्ष कम कर देना है। तो आज x वर्ष का है, वर्तमान उम्र x वर्ष है, तो 3 वर्ष पहले क्या होगा, x माइनस 3 वर्ष। इसी प्रकार से हमें 5 वर्ष पश्चात जाना है, तो पश्चात अभी आपकी एज 15 वर्ष है, किसी की भी एज या उम्र आज की 15 वर्ष है, तो ये 5 वर्ष बाद कितने का हो जाएगा बच्चों, आपका जवाब क्या होगा, 15 में से 5 जोड़ दो तो ये 5 वर्ष बाद ये 20 वर्ष का हो जाएगा। अर्थात आपको ध्यान देना है कि जब पश्चात या बाद की उम्र हो तो वर्तमान में उस वर्ष संख्या को जोड़ते हैं जितने वर्ष बाद उम्र होता है, और जब पहले की बात हो तो वर्तमान एज संख्या में उस वर्ष संख्या को घटाना है जितने वर्ष पहले जाना है। तो अब देखें, तथा यहाँ पर तथा 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु, 5 वर्ष पश्चात रहमान की आयु बराबर यक्स में क्या कर दीजिए, +5 कर दीजिए वर्ष। आपको ध्यान देना, समझ में आया ये कैसे हुआ, ये -3 क्यों हुआ मैंने बताया आपको। 3 वर्ष पहले 3 वर्ष कम कर दो और जितना वर्ष बाद जाना है उतना वर्ष बढ़ा दो, और किसमें बढ़ाना है किसमें कम करना है, वर्तमान आयु में कम करना है, वर्तमान आयु में बढ़ाना है। अगर ये आपने सीख लिया तो उम्र की सवालें कभी गलत नहीं होंगी, उम्र के प्रश्न कभी आप गलत नहीं करेंगे। आपको ध्यान देना है कि कहाँ से पूर्व जाना है कहाँ से बाद जाना है, तो वर्तमान से पूर्व जाना है वर्तमान से बाद जाना है, ये याद रखना है। तो जो भी वर्तमान एज होती है उसके पूर्व जितने वर्ष पूर्व कहता है उसमें आप उतना कम कर दीजिए, और जितने वर्ष बाद कहता है उतना आप उसमें क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। तो अब देखिए प्रश्न पे चलते हैं, शर्तानुसार, शर्त क्या कह रहा है उस पर चलते हैं। शर्त के अनुसार हम आपसे एक प्रश्न पूछें, यक्ष हमारे पास है अगर, तो यक्ष का व्युत्क्रम क्या होगा, यक्ष का व्युत्क्रम क्या होता है, तो आपका जवाब क्या होगा, यक्ष का व्युत्क्रम बराबर 1/x। अब ऐसे 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, 2 का व्युत्क्रम बराबर 1/2 हो जाएगा। ऐसे अगर हम आपसे कह दें कि x + 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, x + 2 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो आपका जवाब क्या आना चाहिए, 1/x + 2 होना चाहिए। आपको ध्यान देना है। तो व्युत्क्रम मतलब 1 करके उस पद को लगा दीजिए, व्युत्क्रम आ गया। तो अब देखें यहाँ जो शर्त बन रही है, कह रहा है 3 वर्ष पूर्व के एज का व्युत्क्रम, तो 3 वर्ष पूर्व रहमान की एज क्या है, x माइनस 3 है। अब इसका व्युत्क्रम लीजिए तो 1/x माइनस 3, और 5 वर्ष पश्चात के एज का व्युत्क्रम, तो 5 वर्ष पश्चात रहमान की एज क्या है, x + 5 है। अब इसका व्युत्क्रम करोगे तो उसी के बाद क्या होगा, 1/x + 5 हो जाएगा व्युत्क्रम, समझना आपको। अब क्या कह रहा है कि 3 वर्ष पूर्व के जो उम्र का व्युत्क्रम है और जो 5 वर्ष बाद उम्र का व्युत्क्रम है उनका योग, दोनों आयु का योग बराबर आपके पास क्या है, 1/3। योग 1/3 आता है, तो ये आपका प्रश्न हो गया। अब हमें देखिए ये समीकरण प्राप्त हो गया, कैसे बना आपको समझ में आना चाहिए।
अब देखिए इसे हल करना है तो पिछले प्रश्न के भांति इसको हम हल कर सकते हैं। तो आप बताइए कि क्या करेंगे। सबसे पहले इन पर आप फोकस कीजिए कि क्या अपने गुणनखंड रूप में है, इससे ज्यादा इनका गुणनखंड हो तो नहीं सकता, यदि होता है तो आप कीजिए, नहीं होता है तो आप सीधे एलसीएम लीजिए। तो आप देखें x माइनस 3 को और ज्यादा नहीं तोड़ सकते और x प्लस 5 को भी और नहीं तोड़ेंगे, तो इसलिए हम इन्हीं पदों को गुणे के रूप में ले लें। इनका एलसीएम आ जाएगा x माइनस 3 गुणे x प्लस 5, ये आपका एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, पहले हर से आप इस एलसीएम में भाग कराइए, बच्चों भाग कराएं आप। तो x माइनस 3 से जब भाग होगा इसमें विभाजित कराएंगे तो x माइनस 3 विभाजित हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास x प्लस 5। अब x प्लस 5 में किसका गुणा जाएगा, 1 का, तो 1 से जब x में गुणा करते हैं तो 1x प्लस 1 से जब 5 में गुणा करते हैं तो 5। अब यहाँ पर आ जाते हैं दूसरे पद में, तो दूसरे पद के हर से जब इसमें हम विभाजन कराते हैं तो x प्लस 5 कैंसिल जाएगा, क्या बचेगा x माइनस 3। अब x माइनस 3 का गुणा हम 1 के साथ कराते हैं तो 1 का x में गुणा 1x प्लस 1x, यहाँ प्लस है तो प्लस 1x। अब प्लस 1 का माइनस 3 में गुणा माइनस 3 बराबर 1/3। और आगे करते हैं तो ये देखिए अगले पद में x आपका प्लस है तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x, और ये प्लस 5 माइनस 3, 5 में से 3 जाता है तो प्लस 2 बच जाएगा, ध्यान दे लेना है। अगला अब हम बटे में आ जाते हैं, तो बटे में क्या होता है, x का गुणा x के साथ, x का गुणा x के साथ, अर्थात इन दोनों व्यंजकों का गुणा करना है। तो बहुपद का गुणनफल आपको आता होगा तो वहां से कराना है, पहले बहुपद के पहले पद को लेकर दूसरे बहुपद के दोनों पदों से गुणा करना होता है, फिर दूसरे पहले बहुपद के दूसरे पद को लेकर के दूसरे बहुपद के सभी पदों में गुणनफल बारी बारी से कराना है और गुणा कराने के बाद उसे सरल करना होता है, ऐसे क्रम चलता है। तो आइए यहाँ x लेकर x में गुणा x स्क्वायर, x का प्लस 5 में गुणा प्लस 5x, अब इसका तो इन दोनों में हो गया, तो अब हम माइनस 3 लेंगे, माइनस 3 का गुणा प्लस x प्लस 5 में, तो माइनस 3 का प्लस x में गुणा माइनस 3x, अब माइनस 3 का प्लस 5 में गुणा तो माइनस 15 बराबर 1/3। तो इस तरीके से आप देखें 2x प्लस 2 हम ऐसे लिख लेते हैं फिर से, और बटे में यहाँ देखें x स्क्वायर है तो x स्क्वायर अकेला है हम लिख लेते हैं। अब ये प्लस 5x माइनस 3x सजाती पद हो रहे हैं तो 5 में से 3 जाता है तो प्लस 2x, और ये माइनस 15 बराबर 1/3। समझ में आया आपको। अब इससे ज्यादा ये पद सरल नहीं हो सकते हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, वज्र गुणन, वज्र गुणन की सहायता लेते हैं। तो एक अंश का गुणा एक हर के साथ दूसरे अंश का गुणा दूसरे हर के साथ आपको विपरीत पक्षों में ऐसे करना होता है। तो आइए करा लेते हैं, तब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या समीकरण प्राप्त होता है। तो देखिए यहाँ पर इधर से हम पहले कराते हैं, 1 का x स्क्वायर में गुणा 1 का x स्क्वायर में गुणा 1x स्क्वायर, 1 का प्लस 2 में गुणा प्लस 2x, फिर 1 का माइनस 15 में गुणा माइनस 15 बराबर अब हो जाता है। अब इधर देखें ये 2x का 3 में गुणा 2 3 6x, और फिर ये 2 का प्लस 3 में गुणा प्लस 6। तो इस तरीके से हमें इतना पद प्राप्त हुआ। अब क्या करना है कि दाहिने पक्ष से सारे पदों का पक्षांतर बाईं ओर करते हैं। तो अब क्या मिलता है, x स्क्वायर प्लस 2x, ये प्लस 6x बच्चों दाहिनी ओर से बाईं ओर पक्षांतर होगा तो माइनस 6x, और ये माइनस 15, और ये प्लस 6 जब दाहिनी ओर से बाईं ओर आएगा तो माइनस 6 बराबर 0। आगे हल कर लेते हैं तो x स्क्वायर प्लस 2 में से 6 जाता है, प्लस 2 में से माइनस 6 होगा तो क्या आएगा बच्चों, माइनस 4 आ जाएगा, माइनस 4x हो जाएगा। अब यहाँ माइनस 15 माइनस 6, जब दो ऋण पूर्णांक होते हैं तो आपको पता है क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और माइनस का ही चिन्ह ले लेते हैं, माइनस 21 बराबर 0। तो ये देखें आपका समीकरण प्राप्त हुआ। समीकरण हमें प्राप्त हो गया। अब इसे हल करना है, आप चाहे जिस विधि को लगाकर हल करें, चाहे द्विघाती सूत्र द्वारा,
या गुणनखंड विधि द्वारा या तो फिर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा, जो आपको इजी लगे, जहां से आप हल कर पाए वहां से कीजिए। तो यहाँ हम गुणनखंड विधि द्वारा फिर से इसे करते हैं। तो आप देखिए यहाँ पर क्या है, अचर पद 21 है, अचर पद 21 है और इसका चिन्ह भी ध्यान दे लो बच्चों, माइनस है। तो -21 है, तो माइनस होने पर हमने क्या बताया है कि अचर पद का एक ऐसा खंड ढूंढा जाए जहां से ये मध्य पद का जो गुणांक है वह घटाने पे आ जाए। तो 21 का खंड, 21 का खंड हम क्या बनाएंगे, 7 गुणे 3, 7 तिया 21 हो जाएगा। और जब 7 में से 3 जाता है तो 4 आ जाता है। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने की है बच्चों, यहाँ पर हमें जो 4 चाहिए वह माइनस में चाहिए। तो ये -4 कब होगा, जब 7 को माइनस और 3 को प्लस करके करेंगे तब। तो ये -4 आ जाएगा। तो अर्थात हमें जो -4 का खंड है, बंटवारा है, वह -7 और +3 में करना है। तो आइए कर देते हैं। तो x स्क्वायर -7x को 4x को हम क्या लिखेंगे, -7x + 3x के रूप में लिख देंगे। और ये -21 ऐसे लिख लेते हैं बराबर 0। खंड कराइए बच्चों। अब यहाँ से 4 पद बने, चारों में कॉमन। तो पहले 2 पद में क्या उभयनिष्ठ है, क्या कॉमन है, तो यक्ष आपका जवाब होना चाहिए। यक्ष आपको दिख रहा है तो यक्ष आपने कॉमन कराया, तो यक्ष कटने के बाद यहाँ यक्ष -7 बच जाता है। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन आएगा बच्चों, आपको ध्यान देना है। दोनों पदों में हमें 3 और 21 दिख रहा है, तो 3 एकम 3 × 21, तो मासा पद हमने पहले भी बताया है। तो +3 आप ले लीजिए, 3 से 3 कटा, यक्ष बचा, और 3 से -21 काटोगे तो -7 आ जाएगा बराबर 0। तो अब क्या बचता है आपका, यक्ष -7 एक ब्रैकेट में, और दूसरे में कॉमन लेने के बाद इन दोनों पदों में यक्ष +3 बच जाता है बराबर 0। तो अब हमें खंड प्राप्त हुआ। हम क्या कर पाएंगे, तुलना कराएंगे। तो यहाँ तुलना करा दीजिए, इसलिए जब यक्ष -7 बराबर 0 तो यक्ष बराबर +7, और तथा यक्ष +3 बराबर 0 तो यक्ष बराबर -3। देखिए यक्ष के 2 मान प्राप्त हुए, एक तो यक्ष का मान +7 है, दूसरा यक्ष बराबर -3 है। तो आप देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात क्या करना है, किसी की आयु ज्ञात करनी है, रहमान की आयु ज्ञात करनी है। तो बच्चों यहाँ ध्यान देना है, किसी का भी उम्र ऋणात्मक नहीं हो सकता, माइनस में नहीं हो सकता है। जब माइनस में नहीं होगा तो बच्चों क्या होगा, ये क्या कर देंगे, हम अमान्य ले लेंगे, अर्थात इसका कोई मान्य नहीं होगा, इग्नोर करेंगे इसे। तो हम x बराबर केवल 7 ही चुनेंगे। इसलिए x बराबर 7 से, x बराबर 7 से अर्थात 7 लेने पर रहमान की वर्तमान आयु बराबर 7 वर्ष, 7 वर्ष। यही बच्चों आपका आंसर। आप समझिएगा प्रश्न को।